नाज़रीन, आहा चीमा साहब ने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात में हम बात करेंगे और उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। आहा चीमा साहब ने रिज़ाइन करने का क्यों फ़ैसला किया और आहा चीमा साहब के साथ बाकी जो ब्यूरोक्रेट हैं वो क्यों काम करना नहीं चाहते, उनकी फ़ैसले की क़ुव्वत क्यों ख़त्म हो चुकी है। वो जो एक विल थी, जिस विल के साथ एक ब्यूरोक्रेट काम करता है, वो क्यों ख़त्म हो चुकी है। उसमें नैब का क्या किरदार है और नैब ने मुल्क का कितना नुकसान किया है। इस तमाम मामले पर आज हम रोशनी डालेंगे। आहा चीमा साहब के बारे में पहले हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें, फिर उसके बाद उनके इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स हम आपको ऑडियो में सुनाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ कॉपीराइट्स का इशू हो जाता है। इस वजह से हम उनको ऑडियो में कुछ क्लिप सुनवाएंगे और उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आहा चीमा साहब के बारे में कुछ हम बता दें आपको, प्रोफाइल हल्का सा, कि आहा चीमा साहब कितने इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट थे पंजाब के अंदर। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी टीम के कितने इंपॉर्टेंट रुकन थे। आहा चीमा साहब पढ़ा लिखा पंजाब के कोऑर्डिनेटर थे परवेज़ लाई के साथ, जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के। पढ़ा लिखा पंजाब सब जानते हैं कि बहुत कामयाब मुहिम थी, उसको इंटरनेशनल सतह पर भी पजीराई मिली थी। पढ़ा लिखा पंजाब में तुलबा को यूनिफॉर्म से लेके किताबें तक फ्री दी गई थी। इस जो कंपेन है, इस कंपेन को आहा चीमा साहब लेकर चले। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की वो टीम में आ गए और शहबाज शरीफ साहब की टीम में उन्होंने काम किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने उनको लेकर के चले। वो बहुत लंबी तफसील है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन मेट्रो ट्रेन के वो सारा करता धरता थे, उसको सारा हेड कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को सारी टीम उनके अंडर काम कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी टीम एक खुद सेलेक्ट की थी, उस टीम का हिस्सा थे और उसके सरकर्दा रुकन भी थे। तो आहा चीमा साहब ने उस जो प्रोजेक्ट है मेट्रो का, मतलब मैं कुछ मेन प्रोजेक्ट्स आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको उनके प्रोफाइल का पता चल जाए। आहा चीमा साहब 11 माह में मेट्रो जो लाहौर की थी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा ट्रांजिट का जो मंसूबा था, मास ट्रांसपोर्ट का जो मंसूबा था वो आया था और 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में उसको मुकम्मल किया गया। अभी तक इस मंसूबे में कोई करप्शन सामने नहीं आ सकी। ठीक है जी, जो मेट्रो के मंसूबे आहा चीमा की सरबराही में बने हैं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में बने हैं, उनमें अभी तक किसी करप्शन का कोई स्कैंडल ना नैब के हाथ में है, ना ही किसी अदारे के हाथ में आ चुका है। तो 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में बना था। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को जो पंजाब स्पीड का खिताब चाइना ने दिया था, उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या थी? वो रीज़न थे आहा चीमा साहब। वो कैसे? कायदे-ए-आज़म सोलर पावर का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, उसके एज ए CEO उसको लेकर के चल रहे थे आहा चीमा साहब। आहा चीमा ने उस प्रोजेक्ट को भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया और इतनी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया कि चाइनीज़ देख के उसको हैरान हो गए और चाइनीज़ ने उसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त पंजाब स्पीड कहा था। और आप ये कह सकते हैं कि अगर शहबाज शरीफ पंजाब स्पीड थे तो आहा चीमा की वजह से थे, यानी कि वो इतने इम्पोर्टेंट जो उनकी टीम के रुकन थे। अच्छा जी, अब आहा चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया जैसे ही लास्ट जो टेन्योर था मुस्लिम लीग नून का ख़त्म हुआ और उसमें ये वावेला किया गया, बड़ा शोर व गोगा किया गया कि आहा चीमा साहब में शहबाज शरीफ साहब की जान है। वो ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनमें शहबाज शरीफ की जान है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की मीडिया पे मुहिम चलाई गई। 3 साल तक वो जेल में रहे। 3 साल तक नैब उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ना फाइल्स कर सकी, कोई केस उस तरह से चल नहीं सका। अभी तक तहकीकात ही चल रही हैं, अभी तक वाहन के जो गवाह हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो रहे। 3 साल वो जेल में रहे हैं और 3 साल अब तो ज़्यादा हो गया, 3 साल से अरसा। तो यहाँ पे सवाल कई हैं, लेकिन उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप उनकी जो इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स हैं ऑडियो में वो सुन लें। जो एक थ्रेट परसेप्शन है, प्रॉब्ली इट्स नॉट इमोशनल मैटर, ये तो एक बिल्कुल प्रैग्मेटिक सी चीज है ना। ठीक है, नहीं जब आपके खिलाफ कंपेन होगी तो आप अगर मैं ये करूंगा तो मैं फंसूंगा, अगर कुछ नहीं करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें फिर कॉन्सिक्वेंसेस का जो आपस में बैलेंस है वो बहुत ही डिफरेंट है। डिसीजन पावर जो है ना वो डैमेज हुई है, खत्म होगी पूरी ब्यूरोक्रेसी में जी। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक कोई काम नहीं करना चाहता सर, सब जॉब करना है सर। तो इससे फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो नहीं चल रहा ना, चल रहा है आपके सामने। आप देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, कोई भी फील्ड देख लें। हम कहाँ थे? हम कोई बहुत आसमान पे तो नहीं पहुंचे हुए थे, बट 4 साल पहले जहां थे आज वहां से बहुत नीचे हैं। तो क्या वजह हुई? वैसे इसको अनडू करने का कोई तरीका है आपके जहन में?
मुश्किल है। मुश्किल है। हर चीज रिवर्सिबल नहीं होती, हर डैमेज रिवर्सिबल नहीं होता, इसका स्कार बहुत अरसे तक रहेगा। मैं 2014 में डीजीएलडी के तौर पे हम बहुत सारे इनोवेटिव काम कर रहे थे, मेट्रो तो हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस आती थी इदारे के अंदर से, खामोश मुजाहमत, और हम पुश करते थे चीजों को। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि सर ऑफिसर्स आपके सामने बात नहीं करते, अलहदा से कहते हैं कि यह साहब मरवाएगा, ये किस तरह काम करने को कहते हैं हमें। उनको वो 2000 वाली कैंपेन याद थी, 99-2000 वाली, तब कोई अफसर पकड़े गए थे। 14 साल बाद वो लोग डरे हुए थे। तो आप अब देखें कि हमने 2018 से 22 तक जिस स्केल पे ये काम किया है, तो पूरी जनरेशन डर गई है। फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा सर? सवाल फिर वही है। वो नैब के जो अफसर है फारिग हैं, उन सबको लगा दें, ठीक है, उन्हें कहें चला दें। वैसे भी वो 17 ग्रेड का आईओ 22वें ग्रेड के अफसर को बताता है कि आपने ये काम गलत किया, पहले उसे समझता है फिर उसको बताता है। ठीक है, तो उनको सबको लगा दें, 2-2.5 हजार लोग हैं, मेरा ख्याल है ठीक चल जाएगा। अच्छा, आपसे भी बुला के पूछा जाता था एक कि आपने किया क्या? नहीं, हमने तो अंदर रख के पूछा जाता था कि फिर उसके बाद ये कहा जाता था कि ठीक है, अब दोबारा इस सवाल का जवाब दें। वैसे जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो सूरत हाल क्या थी? आई थिंक उसके लिए तो आपको एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली, ताकि बेसिकली सिस्टम का पता चलना चाहिए, सिस्टम में फ्लॉक है। मियां शहबाज शरीफ साहब आपको कामयाब होते हुए नजर आते हैं सूरत हाल? आई थिंक जी, आपने यहाँ चीमा साहब को सुना। चीमा साहब बता रहे हैं कि जब नैब ने हमें पकड़ा है, नैब के पकड़ने के बाद ब्यूरोक्रेसी में एक तशवीश की लहर आ चुकी है। ब्यूरोक्रेसी में जो फैसले की कुव्वत है काम करने की और फैसला डिसीजन पावर है वो खत्म हो चुकी है। ये कितना बड़ा नुकसान किया। आपको पता है कि पूरे मुल्क को, किसी सूबे को, किसी भी इंतजामी लेवल के इंतजामी अमूर को ब्यूरोक्रेसी के अलावा कोई नहीं चलाता। वो सियासतदार, वो हुकूमत तब तक कामयाब नहीं होती जब तक ब्यूरोक्रेसी की विल ना हो। ब्यूरोक्रेसी की विल के बगैर कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि सारा काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है। सारे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज ब्यूरोक्रेसी ने देने हैं। ब्यूरोक्रेसी ही आपको लेकर चलती है। अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है तो आप कभी कामयाब गवर्नमेंट नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल आपके पास उस्मान बुज़दार की है। आप समझते कि उस्मान बुज़दार अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से नाकाम हुआ? हरगिज नहीं। आप इस सूबे का वज़ीर आला बना दे, नीचे काम तो ब्यूरोक्रेसी ने करना था। अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलती, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं चली? सुने, आते ही इन्होंने, अब जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, आते ही इन्होंने हाचिमा को, फवाद को जेल में डाल दिया। जैसे ही इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ये कार्रवाइयां हुई, ब्यूरोक्रेसी ने उसी वक्त काम करना छोड़ दिया था। ब्यूरोक्रेसी स्ट्राइक पे चली गई थी। फिर बामुश्किल जब वो स्ट्राइक पे वापस आई, फिर उन्होंने उस विल के साथ काम नहीं किया। पीटीआई की पूरी गवर्नमेंट के साथ ब्यूरोक्रेसी ने कोऑपरेट नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। जैसी भी गवर्नमेंट चेंज होती है, इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी अब काम करने की विल नहीं है उनमें। अब चीमा साहब यही तो बात कर रहे हैं कि जनाब डिसीजन पावर खत्म हो गई। अब उनसे जब पूछा कि ये अंडू हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, कि दोबारा एतमाद बहाल किया जा सकता है ब्यूरोक्रेट्स का, तो वो ये कह रहे हैं नहीं जी, ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्स ही नहीं हो सकती। अब इससे कितना नुकसान हुआ वो बता रहे हैं कि जब वो एज ए बतौर डीजीएलडी काम करे, तब 2000 में जब नैब ने मुशर्रफ के तनौर के दौरान जब एलडी के कुछ अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां की थी, उनके जो आफ्टर शॉक्स थे वो उनके जो बतौर डीजीएलडी वो काम कर रहे थे, शायद 2018 में या 2017 में, आई थिंक से 2014 की उन्होंने बात की है। तो मुझे अब वो सन याद नहीं है। तो उस तब तक वो आफ्टर शॉक्स थे। आप अंदाजा लगाएं तो जो इस वक्त कार्रवाई हुई है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, उसके आफ्टर शॉक्स वो बता रहे हैं कि इस पूरी जनरेशन के अंदर चले गए। यानी कि ये आफ्टर शॉक्स कब तक चलते रहेंगे? यानी कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। अब वो कह रहे हैं कि वो जो भी काम है वो अब जो 2000 अफसरान हैं नैब के, उनसे करवा लें। सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि 18वें या 17वें ग्रेड का आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नैब का 21वें ग्रेड के बंदे से सवाल जवाब कर रहा है, और वो ये बता रहे कि उसको खुद नहीं पता। पहले तो हमसे प्रोजेक्ट समझता है और उसके बाद हमें बताता है कि आप लोगों ने यहां पे गलत किया। सर, मैं ये नहीं कह रहा है नैब ने गलत किया, इंतकामी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन भाई बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि इंतकामी कार्रवाई, उसकी वजह क्या है?
3 साल हो गए अभी तक हाशिमा के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, 3 साल हो गए अभी तक इस केस का कोई सदेबाब नहीं हुआ, इस केस को किसी फाइनल जो एक डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं गया ये केस। उसका मतलब तो फिर यही निकलता है ना कि इंतकामी कार्रवाई थी बज़ाहिर। तो हमें समझना है, हमें मजीद जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हाशिमा बनने से बचाना है। एक हाशिमा जाने से आप देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि एक काबिल ब्यूरोक्रेट, एक काबिल इंतजामी अफसर तैयार करने में पाकिस्तान का सरमाया लगता है, ट्रेनिंग पे पैसा लगता है, बाहर से ट्रेनिंग कराई जाती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो उसका नुकसान कौन भरेगा? हमें सोचना है, हमें मजीद अफसरान को, हमें ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करना होगा, वरना पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरक्की ब्यूरोक्रेसी के अफसरशाही के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें इसको लेकर चलना है। हमें सियासी का अपने सियासी अख्तलाफात को अपने तक रखना है, ना कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसके अफशौक्स पड़ने देने। अगर ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर आप लाएंगे तो फिर हाशिमा पैदा होते रहेंगे, फिर कोई भी गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो